हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो क्लास 5 कैसे हो आप? तो आज का नया सब चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ। नया क्या है बच्चों? उसी का नया पार्ट है जो मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो प्लीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था बच्चों कि मैंने पहले तो चैप्टर आप लोग को पूरा लर्न करा दिया था, तो आप लोगों ने फिर से घर से रिवाइज किया था कि नहीं? हाँ, रिवाइज किया। उसके बाद आपको कुछ समझ में आया कि क्या है? चैप्टर का नाम था हमारा फसलों का त्योहार। क्या था बच्चों? फसलों का त्योहार, ठीक है। फसलों का त्योहार में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स की भी बातें हुई। उसमें कैसे कहाँ पे किस तरीके से मनाते हैं, हर जगह उसके अलग अलग नाम से बुलाते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी, इंटरेस्टिंग लगी ना? हाँ, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं फसलों। अब तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, ये था हमारा चैप्टर फसलों का त्योहार, चैप्टर नंबर 2, जिसपे हमने फसलों के त्योहार से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनी कि हमारे देश में इसे कैसे मनाया जाता है, अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में इसे लोग कैसे मनाते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और घर पे हमारे दादी नानी अम्मी पापा लोग कैसे उसे सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से उसके लिए उसको मनाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं। ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी और हमने आपको इसके बारे में बताया। अब चलते बच्चों आगे की, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन आंसर्स क्या पूछे हैं। हाँ, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ। मौसम का अंदाज क्या है? ये मौसम का अंदाज। अब देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं, जो प्रश्न है, मतलब हिंदी में से प्रश्न हम कहेंगे। क्या पूछा है, चलिए पढ़ते हैं। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम कब्बो ना देखनी, ये कौन बोला था? दादी नानी ने वहां पे बोला था ना चैप्टर में, जब हम उसे लर्न कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो ठीक, अब देखो आगे क्या है। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? अब इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा। इसमें एक पहले तो ये पूछा, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना दिखनी। ये एक भोजपुरी लैंग्वेज है बच्चों, ठीक है। गांव में दादी नानी या अभी भी वो लोग, बहुत से लोग शहरों में भी ये लैंग्वेज का यूज करते हैं। और उसके साथ साथ बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछा है, यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? खिचड़ी से मतलब क्या है बच्चों? खिचड़ी से मतलब यही है कि खिचड़ी का मतलब ये कि हम मकर संक्रांति से रिलेटेड बात कर रहे हैं। खिचड़ी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मकर संक्रांति, इसका शुद्ध शब्द है। इसका मतलब यहाँ पे मैं देखो पहले का आंसर डाल के लिख देती हूँ, एक सेकेंड। कल हाँ, दिस वन। आप लोग भी अपने, पहले मैं लिख लेती हूँ फिर आप लोग लिखो। एक काम करते हैं, ये स्लाइड एक काम करते बच्चों, इसका क्वेश्चन आंसर ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। यह है आपका उत्तर। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। तो यहाँ खिचड़ी से तुम्हारा क्या मतलब है? तो आप लिखोगे खिचड़ी से मतलब हमारा मकर संक्रांति। हम मकर संक्रांति को भी खिचड़ी कहते हैं। मकर संक्रांति से है, ओके बच्चों। किससे है ये? इससे मतलब मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को बच्चों हम लोग हिंदी में या गांव पे या अभी भी लोग
इजली सबसे कहते हैं हाँ खिचड़ी का त्योहार आने वाला है, खिचड़ी का त्योहार। और खिचड़ी के त्योहार में बच्चों लोग ये अंदाजा लगते हैं अब जैसे ही खिचड़ी आएगी उसके बाद क्या होगा, ठंड का मौसम जाएगा, मतलब धीरे धीरे खत्म होगा। और थोड़ी जैसे नहीं उस टाइम 15 जनवरी, मतलब 15 मोस्टली लोग देखते हैं ना 14-15 जनवरी को लोग खिचड़ी या मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग वही होता है तो मनाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है ना, बहुत ठंड पड़ती है, दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, ऑलमोस्ट आधा जनवरी तक बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये होता है ना, इतनी ठंड से लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो भगवान से यही मनाते हैं या अपने मन में ये कहते हैं कि ये खिचड़ी का त्योहार कब आएगा कि ये इतनी जो ठंड की जाड़ा, जो जाड़ा मतलब ठंड जो लग रही है वो धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, धूप आता है। हेलो नीलम मैम, हाँ, क्या होता है, धूप आता है, तो धूप से क्या होता है, हमें गर्माहट मिलती है, ठंड से थोड़ी हमें राहत मिलती है। तो यहीं पे ये दादी नानी ने ये बात बोली, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा पहले कब्बो ना दिखनी, इतनी ज्यादा ठंड है कि हम खिचड़ी में ऐसी जाड़ा कभी नहीं देखे। ये क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। अब चलते मेन फिर से, अगला क्या है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो ये बात तो है, मान लो बच्चों कभी सूरज ना निकले तो फिर क्या होगा, क्या होगा आप सोच सकते हो? अच्छा सोच सकते हो तो आप मुझे बताओगे? चलिए इसके बारे में मैं बताती हूँ। अगर कभी ऐसा हो सकता, देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख भी दिया है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? तो अगर ऐसा हो तो आप क्या करोगे? तो हाँ, आप इसमें ये भी लिखा है कि अपने साथियों से बातचीत करें। तो आप लोग प्लीज, मैं जो लिख रही हूँ उसके साथ साथ अपने फ्रेंड से भी ये डिस्कशन करना है कि अगर कभी सूरज नहीं निकला तो क्या होगा, हमारे साथ क्या हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देती हूँ आंसर, आप लोग भी अपनी कॉपी में लिख लेना। एक सेकेंड मैं नीचे कर देती हूँ इसे। ये उत्तर है बच्चों, अगर सूरज नहीं निकले, अगर सूरज नहीं निकलेगा बच्चों तो क्या होगा, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो पूरी पृथ्वी पर पृथ्वी मतलब धरती बच्चों, पृथ्वी पर अंधेरा अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और बहुत ठंड पड़ेगी। देख रहे बच्चों क्या लिखा मैंने, अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो पूरी पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। और क्या होगा, इसको ना मैं नीचे लिख देती हूँ ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। अंधेरा ही अंधेरा छा
छा जाएगा, पूरी पृथ्वी पे अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और साथ ही साथ बहुत ठंड पड़ने लगेगी। बहुत पड़ने लगेगी। ठीक है, अगर बच्चों पृथ्वी पे पूरी तरीके से अंधेरा छा जाएगा, अगर सूरज की रोशनी पृथ्वी को नहीं मिलेगी, नहीं पड़ेगी, तो पूरी पृथ्वी अंधेरी हो जाएगी। ये तो है ही, साथ ही साथ पूरी तरीके से, क्योंकि सूर्य की रोशनी से हमें क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है कि नहीं, पूरी बॉडी। तो अगर वो नहीं रहेगा तो हमें ठंड, पूरी पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, अगर सूरज नहीं में निकलेगा तो पूरी पृथ्वी पर अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा और साथ ही साथ बहुत ठंड पड़ने लगेगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है बच्चों, साथ ही बच्चों यहाँ पे ये भी लिखा है कि अपने साथियों से डिस्कशन करें, तो आप लोग थोड़ा अपने दोस्तों से भी डिस्कशन करना। बाहर देखने के से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, बाहर देखने से समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। जिनके पास घड़ी नहीं होती है वो समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपके पास घड़ी नहीं होगी तो आप कैसे समय का अंदाजा लगाओगे, आपको पता है? नहीं पता है ना, तो चलिए हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अगले क्वेश्चन में है, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। बाहर देखने से समय का अंदाजा सबसे पहले मैं ये बताती हूँ बच्चों क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उत्तर में आप लिखिएगा क्योंकि बाहर ठंड के कारण अंधेरा अंधेरा था और साथ ही साथ सूर्य का उदय, मतलब सूर्य मतलब सूरज, सूर्य का उदय मतलब उजाला बच्चों, उदय नहीं होने के कारण समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, पहला तो मैंने क्वेश्चन का आंसर आपको ये बता दिया, क्योंकि बाहर ठंड के कारण अंधेरा था और साथ ही साथ सूर्य का उदय नहीं होने के कारण का समय का पता नहीं हो पा रहा था। यहाँ पता लिख दीजिए, पता नहीं
चल पा रहा था। समझे बच्चों आप लोग? अगर अंधेरा थी, बाहर अंधेरा है पूरी तरीके से, तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना कि समय का अंदाजा कितना समय हुआ। अभी हमें लगेगा अंधेरा है तो अरे अभी तो रात ही है, अभी तो दिन हुई नहीं है। ठीक, चलिए अब उसके बाद, और उसके बाद पूछा है जिनके पास घड़ी नहीं होती है वह समय का अनुमान किस तरीके से लगाते हैं। ये भी सही बात है, अगर जिसके पास घड़ी नहीं होगी उसको कैसे पता चलेगा कि क्या समय है क्या नहीं है। तो इसका भी मैं आंसर आपको दे देती हूँ। ये सेकंड का आंसर है, यहाँ पे लिख लीजिए, जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाजा कैसे लगाते हैं? पता है आप लोग को? समय का अंदाजा सूर्य की रोशनी के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, जब सूर्य का उदय होता है तो लोग पहले देखिए, पहले तो घड़ी नहीं थी हमारे पास। ठीक, अब तो धीरे धीरे चीजें हमारे पास आने लगी तो हमें चीजों के बारे में पता चला। जब पहले घड़ी नहीं थी तो क्या होता था, हम सूर्य की जब रोशनी आती थी ना, उसके थ्रू हमें ये पता चलता था कि हाँ अभी ये समय हुआ होगा, अभी वो समय होगा। तो ऐसे ही अंदाजा लगाया जाता था। तो हम यहाँ लिख देंगे, जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अंदाजा सूर्य की रोशनी से लगाते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? दोनों का मैंने आंसर ले लिया, पहले का भी और सेकंड का मैंने आंसर है। आप चाहो तो इसे शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है पूरी तरीके से ताकि आपको इसके बारे में समझ में आए। ठीक है, तो मैं पहला था, बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था। तो हमने लिखा क्योंकि बाहर ठंड के कारण अंधेरा था और साथ ही साथ सूर्य का उदय नहीं होने के कारण समय का पता हम नहीं लगा पा रहे थे। पहली बात तो बाहर बहुत अंधेरा था, इतनी ठंड थी तो सूर्य का उदय भी नहीं हुआ, क्योंकि ठंड में तो वैसे भी सूर्य का उदय बहुत लेट होता है। कभी कभी तो 8-9 बज जाते, कभी कभी पूरे दिन भर एकदम कोहरा रहता है और सूर्य का उदय नहीं होता है। तो क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो इसी वजह से हम समय का अंदाजा नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था बच्चों, जिनके पास घड़ी नहीं होती वो समय का अनुमान किस तरीके से लगाते हैं। बिल्कुल, जिनके पास घड़ी नहीं होती है वो समय का अनुमान सूर्य की रोशनी से लगाते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, मोस्टली लोग ये कहते हैं हाँ 5:30 हो गया, सुबह के 6 बज गए, तो सूर्य का उदय, तो वो अंदाजा लगा लेते हैं हाँ सुबह का ये समय हुआ है। ठीक, लेकिन अब तो घड़ी आ चुकी है तो अब तो इजी होता है समय का पता करना कि हाँ अभी सुबह के 6 बज गए हैं तो सुबह के 7 बज गए हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हारी जुबान क्या है बच्चों? तुम्हारी जुबान। भारत तेरे रंग अनेक। हाँ बिल्कुल, भारत में कितने बहुत से रंग हैं, अनेकों रंग हैं, जो कि हमने आपको इस पार्ट में भी बताया कि हम एक ही फेस्टिवल को भारत के कई क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। तो एक तरीके से बहुत से रंग है ना, एक ही क्षेत्र में रहते हुए भारत के अंदर बहुत सारे कल्चर्स अपनाए जाते हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है कि नहीं बच्चों। बहुत सारे पकवान, हर जगह जाओगे आपको डिफरेंट टाइप्स के, मतलब डिफरेंट तरीके के पकवान खाने को मिलते हैं, बनाने को मिलते हैं, होते नहीं। तो उसी का ये पार्ट है, भारत तेरे रंग अनेक। बिल्कुल, भारत के रंग अनेक हैं। चलिए, लिखा है पहला बच्चों, विविधता हमारे देश की पहचान है। ओके,
फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों के एक उदाहरण है। फसलों का त्योहार जो हम लोग मनाते हैं वो एक उदाहरण है, मतलब उसका एक एग्जाम्पल है। नीचे विविधता के कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करे। ओके, अब ये काम तो आप लोग के ऊपर दिया गया है, तो आप लोग को तो करना ही है, साथ में मैं भी आप लोग की हेल्प करूंगी, ठीक है। चलिए आगे क्या है। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। मतलब कहानी कई तरीके से, जानकारी चित्र या फोटो के थ्रू, कहानी, कविता पोयम ना, कविता, सूचना परक सामग्री में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, तो सबको क्या करेंगे, 5-5 के ग्रुप में हम बांट देंगे, ठीक। अब उनको एक एक टॉपिक देंगे, एक एक शब्द देंगे और उनसे हम उसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले दिखा है भाषा। क्या है टॉपिक? भाषा। भोजन, कपड़े, लोक कला, नया वर्ष, लोक संगीत, ठीक। मैं क्या करूंगी, आपको 2 या 3 बताऊंगी। क्या करूंगी? 2 या 3 बताऊं या पूरा बताऊं आप लोग को? चलिए मैं आपको कुछ हेल्प कर देती हूँ, बट हाँ मैं चाहूंगी कि आप लोग भी थोड़ा अपने से खुद से करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए। चलो ये तो मैं बाद में बताती हूँ, उसके पहले मैं इसके पहले वाला देख लेती हूँ। कोई नहीं बच्चों, पहले मैं आप लोग को इसका आंसर दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग को ये भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ ये रहा, भाषा। पहला क्या है बच्चों? भाषा। है ना ये पहला। अब इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक। तो भाषा क्या है? भाषा हमारे देश की, हमारे भारत देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं ना। कई हिंदू, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या है इसके उदाहरण, जैसे पंजाबी भी बोली जाती है, मराठी भी बोली जाती है, ठीक। बोली जाती है कि नहीं? एक ही देश में कई तरीके की भाषाएं, मतलब हमारे इंडिया में बोली जाती हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम? भाषा। लेकिन क्योंकि अधिकतम बोली जाने वाली सबसे बड़ी हमारे देश की भाषा क्या है? हिंदी। क्या है बच्चों? हिंदी। तो सबसे पहले देख, यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक सेकेंड। हेलो मैम, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। ओके चलिए, तो हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े भी हैं, तो उनके साथ हम ये लिखते हैं। तो पहले लिखते हैं, भारत देश में बहुत सारी पहला टॉपिक लिखा रहे बच्चों, सारी भाषाएं बोली जाती हैं। पता है, ये तो मैंने आप लोग को बताई है। भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से मैं फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ हिंदी, मराठी, पंजाबी।
इसके भी अलावा बहुत सारी भाषाएं हैं जो बच्चों हमारे देश में, हिंदी, मराठी, पंजाबी, उर्दू, तेलुगु, बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे देश में बोली जाती। पर हाँ, एक चीज और है इसके साथ आप लोग लिखोगे कि हमारे देश में इसके साथ सबसे प्रमुख भाषा, मतलब सबसे प्रमुख महत्वपूर्ण भाषा क्या है, तो आप लिखोगे इसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारे देश की प्रमुख, ठीक है, प्रमुख भाषा क्या है बच्चों, हिंदी। क्या है, हमारे देश की प्रमुख भाषा क्या है बच्चों, हिंदी। सबसे ज्यादा इस भाषा को हमारे देश में इम्पोर्टेंस, महत्व दी जाती है, हिंदी। आप लिख दो हिंदी बोली जाती है। समझ में आया, दोनों के आंसर मिल गए। भारत देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। बट इसके साथ साथ हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी बोली जाती है, ठीक है, बोली जाती है ना। चलिए, भोजन, अब क्या है दूसरा हमारा, भोजन। भोजन पे आए, चलिए। अच्छा, एक चीज और भी बताओ, हमारे देश में भोजन क्या एक ही टाइप के बनते हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के भोजन बनते हैं, विभिन्न तरह के पकवान बनते हैं, और एक ही क्षेत्र में नहीं, हर राज्य में देखा जाए तो, कहीं भी हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी क्षेत्र को ले लो आप बच्चों, वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग प्रकार के भोजन बनते हैं, और वहां की अलग ही महत्वता होती है उस भोजन की। तो हम चलिए आंसर लिखें, चलिए। तो हाँ, भोजन, तो हम यहां लिख देंगे इससे आप लोग को नहीं दिखेगा, इस करते हैं। हमारे देश में, हमारे देश का मतलब हमारे भारत देश, हमारे देश में हमारे देश के अंदर विभिन्न राज्यों में या हर राज्यों में विभिन्न तरह के पकवान बनाए जाते क्या हैं, ठीक है, लिख दिया मैंने। हमारे देश के हर राज्यों में विभिन्न तरह के पकवान, मतलब हर अलग अलग तरीके के पकवान बनाए जाते हैं, ठीक, मिल गया। अब क्या है, भोजन कर दिया, कपड़े, ठीक, हर राज्य में अलग अलग, मतलब कपड़ों की एक अलग ही इंपॉर्टेंस होती है, ठीक, वो भी होते हैं। नया वर्ष, मैं आपको, मतलब ये भी आप लोग को लिख के मुझे बताना भी होगा, पर मैं आप लोग को ये बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज खाली है, हाँ चलिए इसी पे मैं बता देती हूँ। कपड़े, जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे
विभिन्न कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, लोक कला, यहाँ की लोक कला अलग है। नया वर्ष, लोक संगीत, विभिन्न प्रकार के लोक संगीत है, क्योंकि हर क्षेत्र में महाराष्ट्रियन लैंग्वेज अलग होती है, उर्दू लोगों की अलग लैंग्वेज होती है, तो वहाँ का संगीत भी अलग होता है कि नहीं। मैं आप लोग को एक शब्द में बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिले। हालांकि ये सारा क्वेश्चन आपको अपने फ्रेंड सर्कल में करना था, बट मैंने हेल्प कर दी ताकि आपको करने में कोई परेशानी ना हो। मैंने 2 आंसर लिख दिया बच्चों, तीसरा भी बता दिया, लोक कला। यहाँ की अलग अलग कलाएं होती हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग राज्य हैं, तो वहाँ की अलग अलग कला है, कल्चर है, होता है कि नहीं। अब है नया वर्ष। ठीक है, नया वर्ष साल में एक बार, हर साल का जैसे होता है नहीं, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति नया वर्ष के स्टार्टिंग में आता है, तो हर देश में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से इसे मनाया जाता है। लोक संगीत, हमारे देश का लोक संगीत, जो म्यूजिक होता है, जो गाना हम लोग गाते हैं, जो होता है ना, कहीं उर्दू है, कहीं का है मराठी है, कहीं क्या है तेलुगु है, कहीं हिंदी में गाते हैं, कहीं इंग्लिश में भी लोग गाते हैं। होता है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के लोक संगीत गाए जाते हैं। ठीक, इसके पास स्पेस है तो यहाँ पे आप लिख लोगे। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? ओके, सबकी तो अलग अलग फेस्टिवल होते हैं, फेवरेट कौन से है, किसी को दिवाली पसंद है, किसी को होली पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और उसके बाद क्या पूछा है बच्चों, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है। ठीक, तुम्हें कौन सा त्योहार पसंद है और इस दिन तुम्हारी क्या दिनचर्या रहती है। तो सबका तो अलग अलग तरीका होता है ना। किसी को, मैंने जैसे पहले बताया, दिवाली, होली, मकर संक्रांति, उन्हें पंजाबियों की लोहड़ी, बहुत सारी फेस्टिवल्स होते हैं, उसको लोग किस तरीके से मनाते हैं वो उनके ऊपर होता है। अब जैसे कि मुझे क्या है, मैं अपना बताती हूँ, मुझे दिवाली बहुत पसंद है, मुझे होली भी बहुत पसंद है। अब चलो कोई सी एक के बारे में पूछा तो हमें एक ही के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये उत्तर मुझे, यहां मैं लिख देती हूं, आप लोग अपनी पसंद का लिख लेना जो आप लोग को पसंद हो। मुझे दीपावली का पर्व बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दिवाली का जो पर्व होता है, फेस्टिवल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है मैं बताऊं बच्चों, क्योंकि दूसरी लाइन में लिखते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे, क्योंकि इस दिन पूरे भारतवर्ष में पूरे भारत वर्ष में दीप, दीप मतलब दिया बच्चों, जलाए जाते हैं। जलाए जाते हैं और शाम के समय, संध्या के समय घर पर
सभी लोग, आप लोग भी साथ में लिखते रहो। भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, साथ ही साथ पटाखे जलाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं इत्यादि। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे वो सभी लोग काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जो मुझे समझ में आया कि हम क्या क्या करते हैं। आप लोग इसके अलावा भी कोई भी फेस्टिवल ले सकते हो, जैसे होली ले सकते हो, दशहरा ले सकते हो। बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं जो हमारे देश में मनाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाए जाते हैं। तो सबका अपना अपना अलग फेवरेट होता है। मेरा तो दिवाली है, तो मैंने दीपावली पे लिख दिया कि मुझे दीपावली का पर्व बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस दिन पूरे भारतवर्ष में दीप जलाए जाते हैं। मतलब पूरा भारतवर्ष दीपों से जगमगाता है, इसलिए मुझे ये त्योहार बहुत अच्छे लगते हैं। और संध्या के समय घर पर सभी लोग भगवान गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। इस दिन क्या होता है, दिन भर तो हम तैयारी करते हैं कि हमें शाम को दिया जलाने, तो सबसे पहले हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं। हालांकि बच्चों वो तो अच्छी चीज नहीं है, अभी आप लोग को ये नहीं करना चाहिए, बट हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, इट्स ओके। और एक दूसरे से मिलते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब अगला क्या है बच्चों, देखते हैं। हाँ, अगला है तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, इसके बारे में हमने लिख लिया। अब अन्य के बारे में लिखते हैं। फसल का त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल जानते हो बच्चों, तिल का त्योहार, चलिए मैं बताती हूँ तिल होता क्या है। बहुत महत्व है तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। सबसे पहले बच्चों मैं ये बताती हूँ, तिल ऐसा होता है ना कि इसको हम किसी मिठाई में डालते हैं, या तिल की नहीं गट्टे मिलते हैं, उसकी बर्फी मिलती है, उसकी बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप जाके बाहर परचेज करो तो आपको मिलेगा तिल का। आजकल मिठाई बिस्किट्स भी आते हैं, बहुत सारे वो आते हैं फ्लेवर चीजें। तो इसमें लिखा है बच्चों, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व है। तिल का महत्व ये होता है ना बच्चों की इसकी ये मतलब शुभ माना जाता है, इसलिए उसका महत्व दिया जाता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। ठीक, तो इसका आंसर मैं आप लोग को दे देती हूँ। तिल का इस्तेमाल, उत्तर मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मैं थोड़ा नीचे करके लिखूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। हाँ चलिए स्टार्ट करें। तिल का इस्तेमाल इस्तेमाल
हम पकवान बनाने, पकवान और मिठाई, इसकी डिफरेंट अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ बनती हैं बच्चों। मिठाइयाँ बनवाने में किया जाता है। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, तिल एक शुभ होता है, शुभ माना जाता है हमारे देश में, हमारे भारत कल्चर में। तो जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं, स्पेशली मकर संक्रांति पे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तिल का लड्डू बनता है, तिल की बर्फी बनती है, तिल के गट्टे बनते हैं, बहुत सारी चीजों में तिल का इस्तेमाल होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, तिल का इस्तेमाल हम पकवान बनाने में भी बहुत सारी चीजें ऐसी जिसमें वो पढ़ते हैं, पकवान बनाने और मिठाइयाँ बनवाने में किया जाता है। मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ बनती है जिसमें तिल का, और वो बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है बच्चों, आप समझ में आया आपको इसका आंसर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्या है बच्चों दिया है यहाँ पे, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। ओके, ये तो बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग कभी तेल की दुकान पे गए हो जहाँ तेल बनता है? तेल बनने का मतलब तेल वहां पे पेराया जाता है, जैसे मशीन होती है, मशीन के अंदर उसको डालते हैं। जैसे कि तिल का तेल बनता है तो तिल को क्या करते हैं, मशीन के अंदर डालते हैं जिससे हमें तेल मिलता है। ठीक, उसका हम लोग खाना भी बनाते हैं, कितने लोग पूजा में भी उसको यूज करते हैं, कितने लोग अपने मतलब बालों में भी उसका यूज करते हैं, वो बहुत हेल्दी माना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल तिल से तेल बनता है। अब आगे क्या है, और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? और मैं ये भी बता देती हूँ, और किन किन चीजों से तेल बनता है मैं आपको ये बताती हूँ। आप लोग लिखिए, उत्तर डालिए यहाँ पे। ये बच्चों इसी के नीचे मैं थोड़ा स्पेस देके लिख रही हूँ, उसी का आंसर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे नारियल। नारियल होता है ना, सूखा नारियल, जो नारियल आप लोग खाते हो, नारियल की मिठाइयाँ भी बनती हैं, नारियल ऐसे भी होता है, नारियल का पानी भी पीते हो, होता है ना, ये उसी को हम नारियल की बात हो रही है। नारियल, सरसों, ठीक, ये सब चीजें जो होती है ना, नारियल हो गया, सरसों हो गया, इन सबको आप ले जाके दोगे ना तो इन सब का तेल बनता है। क्या बनता है? मूंगफली हो गई, ये भी होता है, इन सब का क्या होता है? तेल बनता है। तेल बनता है। जब भी बच्चों आप अगर किसी शॉप पे जा रहे हो जहाँ तेल पिराते हैं, मतलब तेल जहाँ बनती है, तो आप जाओगे ना तो आप कभी सरसों ले जाओ, सरसों जो खेतों में ना, सरसों लेके जाओ, नारियल, सूखा नारियल आप लेके जा रहे हो वहां पे, तो वहां मशीन होती है, उस मशीन के अंदर ये सारी चीजें डाल के हमें तेल मिलता है। क्या मिलता है? तेल मिलता है। ठीक, तो आपको अगर कभी मौका मिले तो अपने घर पे किसी से बोलना, मम्मी पापा कोई भी हो बच्चों, उनके साथ आप जाके ये देख सकते हो। अच्छी चीज है, जानने वाली चीज है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका आंसर। ओके, अभी तो देखो बच्चों मैंने यहाँ तक आपको करा दिया, अब आगे का जो थोड़ा बचा है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। तो सो प्लीज जो मैंने कराया है उसे आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा भी, क्योंकि ये आपके बुक से अवेलेबल है, तो आपके एग्जाम्स में भी आएंगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।